गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 9 वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई की रेलिवेंस क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने के लिए क्या क्या हम ऐड करेंगे, क्या क्या हम ऐड नहीं करेंगे, ये सब हम समझेंगे। वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना क्यों ज़रूरी है ये हम समझेंगे। वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने के लिए ट्रांजैक्शन वैल्यू को समझेंगे। ट्रांजैक्शन वैल्यू किसे कहते हैं, ट्रांजैक्शन वैल्यू में हम क्या क्या ऐड करेंगे और क्या क्या हम लेस करेंगे। डिस्काउंट्स का हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने के लिए। और कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसमें अलग तरीके से वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाली जाती है, तो वो स्पेशल केसेस भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। अब जो भी टैक्स लॉज होते हैं, खासकर जो गुड्स और सर्विसेज पर लगाए जाते हैं, तो वो टैक्स गवर्नमेंट चार्ज करती है। तो उसके दो बेसिस होते हैं। एक बेसिस होता है यूनिट मेथड, कि हम जो गुड्स सेल कर रहे हैं या सप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी क्वांटिटी के हिसाब से, उसकी लेंथ के हिसाब से, उसके नंबर कितने आए हैं, उसके मीटर के हिसाब से, या उसकी लीटर, जो भी उसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, उसके हिसाब से हम टैक्स लगाते हैं। कि जैसे पहले एक्साइज एक्ट था, एक्साइज एक्ट में कुछ चीज़ों के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट एक्साइज ड्यूटी लगती थी। कि कपड़ा है तो 100 रुपीज़ मीटर या 10 रुपीज़ मीटर, कोई लिक्विड चीज़ है तो 30 रुपीज़ लीटर, कोई लेंथ में है तो 50 रुपीज़ पर मीटर, कोई वेट में है तो 200 पर किलोग्राम। इस तरह से अगर टैक्स लगाया जाता है तो उसे हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। और दूसरा मेथड जो गवर्नमेंट यूज़ करती है वो है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब ये वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू मेथड जो है, इसको हम कहते हैं एड वैलोरम बेसिस। एड वैलोरम बेसिस। तो अब हमें समझना है कि जीएसटी किस तरह से लगता है। तो जीएसटी में आपको मालूम ही है कि डिफरेंट परसेंटेजेस ऑफ टैक्स दिए गए हैं। कुछ गुड्स पर 5%, कुछ पर 12%, कुछ पर 18%, कुछ पर 28%, और डायमंड्स पर 0.25%, गोल्ड पर 3%। तो ये सब रेट्स हैं। तो ये परसेंटेज दे रहे हैं, तो नेचुरल है इसके लिए हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसका मतलब जीएसटी जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स लगाया जाता है। अब इसमें आगे समझते हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। कि टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू निकालने के लिए क्या मेथड्स लगाए गए हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सेक्शन 9 ऑफ CGST एक्ट 2017। दिस सेक्शन गिव्स द बेसिस ऑफ चार्ज। So as per this section, GST shall be levied on the basis of taxable supply of goods or services determined under section 15. That means जो GST लगाया जाएगा परसेंटेज बेसिस पर, उसके लिए टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी वो बताया गया सेक्शन 15 में। तो जब हम आगे सेक्शन 15 समझेंगे तो इसके आप देखेंगे 5 सब सेक्शंस हैं। Section 15 subsection 1 specifies what is the transaction value in the value of supply. Then 15.2 what are the inclusions in the value of supply. 15.3 discounts not to be included in the value of supply. 15.4 when section 15.1 is not applicable due to the conditions specified in section 15.1, then we have to see and compute the value as per rule 27 to 31. And section 15 subsection 5
Rule 32 will be applicable regarding some notified goods or services. तो ये सब हम अब स्टडी करते हैं। तो इसको चार्ट में भी बड़े अच्छे तरीके से दिया गया। वैल्यू ऑफ सप्लाई में एक तो हो गया जनरल वैल्यू मैकेनिज्म। जनरल वैल्यू मैकेनिज्म में आपका सेक्शन 15(1) आता है, जिसमें दो बेसिक कंडीशंस दी गई हैं। तो अगर वो दोनों बेसिक कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही जिस वैल्यू पर ट्रांजैक्शन की गई है बायर और सेलर के बीच में, तो वो हम उस ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी हम मान लेंगे। तो वो दो बेसिक कंडीशंस क्या है? सप्लायर एंड रिसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड पर्संस, तो इसको भी डिटेल में देखते हैं आगे। और दूसरी कंडीशन है प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर सप्लाई। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हम 15(1) या 15(2) या 15(3) के अकॉर्डिंगली वैल्यूएशन कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती या दोनों ही सेटिस्फाई नहीं होती, तो फिर उस केस में वैल्यूएशन होगा एज पर रूल्स 27 to 31 ऑफ द CGST रूल्स 2017। तो ये सब बताया गया सेक्शन 15(4) में। और कुछ नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज के केस में गवर्नमेंट ने क्या करा, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, ये कहा कि उनकी वैल्यू निकाली जाएगी एज पर रूल 32 ऑफ द CGST एक्ट। ये बताया गया सेक्शन 15 सब सेक्शन 5 में। तो इसी में आगे ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि जो ये CGST एक्ट में लिखा हुआ है, तो यही प्रोविजंस आपके IGST एक्ट पर भी अप्लाई होंगे, वाइड सेक्शन 20 ऑफ द IGST एक्ट। तो 99% केसेस में तो जो आप इनवॉइस वैल्यू लिखते हैं उसी को ही टैक्सेबल वैल्यू निकाला जाता है। अब इसमें जो आगे हम पढ़ेंगे रूल 27 है, वेयर कंसिडरेशन इज नॉट होली इन मनी, कुछ काइंड में हो सकती है। रूल 28 सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्संस। रूल 29 सप्लाई थ्रू एन एजेंट। रूल 30 वैल्यू बेस्ड ऑन कॉस्ट। रूल 31 रेसिडुअल मेथड। तो ये सब रूल्स वाले मेथड भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं सेक्शन 15 सब सेक्शन 1, दैट इज वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि ये डेफिनेशन किसकी है? ट्रांजैक्शन वैल्यू की। ट्रांजैक्शन वैल्यू को यहाँ पर डिफाइन किया गया, तो इसको हम स्टडी करते हैं। अब इसको हम अलग अलग पार्ट्स में बांटेंगे समझने के लिए। तो जहाँ जहाँ मैं रुकूंगा वह मतलब एक अलग से आपको वो सेंटेंस है ये समझना है। द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ शैल बी, की वैल्यू क्या होगी? शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो अभी ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है, ये इन्होंने इसी में सेक्शन 15(1) में आगे डिफाइन कर दिया। विच इज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होगी? प्राइस। कौन सा प्राइस? जो पे हो चुका है सप्लाई होने से पहले या बाद में होगा, इट इज द प्राइस पेबल। फॉर द सेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो ये तो पहली बात होगी ट्रांजैक्शन वैल्यू का पहला पार्ट, कि ट्रांजैक्शन वैल्यू किसे कहा इन्होंने, कि जो प्राइस पे हो गया ये पेबल है उस सप्लाई के लिए, उन गुड्स या सर्विसेज या दोनों की सप्लाई के लिए। अब दूसरी कंडीशन है वेयर द सप्लायर एंड रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई बोथ, मतलब सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों, वेयर द सप्लायर एंड रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई आर नॉट रिलेटेड एंड द प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई। कि सप्लायर और रिसिपिएंट जो हैं वो आपस में रिलेटेड पर्सन ना हो, रिलेटिव्स भी नहीं होने चाहिए, रिलेटेड पार्टीज भी नहीं होने चाहिए, डिस्टिंक्ट पर्सन्स भी नहीं होने चाहिए। तो रिलेटेड कैसे होंगे वो भी आगे डिफाइन किया गया, उसको भी हम आगे देखेंगे। एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर सप्लाई, मतलब प्राइस ही सोल कंसिडरेशन हो, कोई काइंड में या कोई और कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से हमें दो बातें समझ में आई सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 में, कि सप्लायर और रिसिपिएंट रिलेटेड पर्सन ना हो, और प्राइस जो मेंशन किया गया है
एग्रीमेंट में जो पे किया गया या पे होगा, दैट इज द सोल कंसिडरेशन फॉर सप्लाई। अगर ये दोनों बेसिक कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम क्या मान सकते हैं, देन वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी द transaction value, that is price paid or payable plus certain elements which are given in section 15(2). तो जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है वो तो होगी, साथ में कुछ आइटम्स को ऐड भी किया जा सकता है अगर वो सेक्शन 15(2) की कंडीशंस को कंप्लाई करते हैं। तो हमने ऐसे समझना, वैल्यू ऑफ सप्लाई इज ट्रांजेक्शन वैल्यू प्लस सर्टेन एलिमेंट्स गिवन इन सेक्शन 15 सबसेक्शन 2। अब हम इनको आगे समझते हैं। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है ये तो हमें समझ में आ गया। अब रिलेटेड पर्सन किसे कहा गया है वो भी ये सेक्शन 15 में एक्सप्लेनेशन दी गई है, उसमें बताया गया, द पर्सन्स शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड पर्सन्स इफ नंबर 1 such persons are officers or directors of one another business। मतलब अगर दो दोस्त हैं, उन दोनों के अलग अलग बिजनेस हैं, लेकिन वो एक दूसरे के बिजनेस में डायरेक्टर हैं या ऑफिसर हैं, तो उस केस में उन पर्सन्स को रिलेटेड पर्सन कहा जाएगा। सेकंड, सच पर्सन्स आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स इन बिजनेस। मतलब एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें 2-3 पार्टनर्स हैं, तो वो जो पार्टनर्स हैं वो भी आपस में क्या माने जाएंगे, रिलेटेड पर्सन्स। थर्ड इज सच पर्सन्स आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो अगर एक कंपनी में एक एम्प्लॉयर है और एक एम्प्लॉय है और उनके बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो उस केस में उन दोनों को रिलेटेड पर्सन माना जाएगा। फोर्थ इज एनी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली owns, controls or holds 25% or more of the outstanding voting stock or shares of both of them। कि एक आदमी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ओन करता है, कंट्रोल करता है या होल्ड करता है 25% या उससे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग वोटिंग स्टॉक और शेयर्स ऑफ बोथ ऑफ देम। कि दो कंपनीज या दो एंटिटीज जिनकी आपस में ट्रांजैक्शन हो रही हैं, वो दोनों एंटिटीज रिलेटेड पार्टीज मानी जाएंगी अगर एक ही बंदा है, एक ही पर्सन है, एक ही इंस्टीट्यूशन है, एक ही कंपनी है, जो दोनों के दोनों उन पार्टीज को, जिनमें से एक सप्लायर है और एक रिसिपिएंट है, उन दोनों के कम से कम 25% इक्विटी शेयर्स होल्ड करता है। फिफ्थ इज वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द अदर। मतलब एक होल्डिंग कंपनी है, एक सब्सिडरी कंपनी है, या एक पर्सन का दूसरे पर्सन के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल है या इनडायरेक्ट कंट्रोल है। अब इस चीज को डिफाइन नहीं किया गया यहाँ पर कि कब डायरेक्ट कंट्रोल और इनडायरेक्ट कंट्रोल माना जाएगा। देन सिक्स्थ इज बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय अ थर्ड पर्सन। मतलब दोनों दो कंपनीज हैं जो कि रिसिपिएंट और आपकी सप्लायर हैं, उन दोनों को एक तीसरा पर्सन, थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन या थर्ड कंपनी दोनों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करती है। अब ये होल्डिंग सब्सिडरी का भी रिलेशन हो सकता है या कोई और रिलेशन भी हो सकता है। देन सेवंथ इज टुगेदर दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल अ थर्ड पर्सन। दोनों मिलकर, दोनों कंपनीज जो सप्लायर है और रिसिपिएंट है, वो दोनों का एक थर्ड पर्सन को वो दोनों कंट्रोल करते हैं। एंड एट्थ इज दे आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। अगर वो सेम फैमिली के मेंबर्स हैं तो वो रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। अब सेम फैमिली किसे कहा गया, तो फैमिली में क्या क्या आएगा, स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ दैट पर्सन, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, brothers and sisters of the person if they are
होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द सैड पर्सन। तो स्पाउस और चिल्ड्रन तो होंगे ही होंगे, तो यहाँ पे ये नहीं लिखा वो डिपेंडेंट हो या ना हो। लेकिन पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स और सिस्टर्स को रिलेटेड पर्सन तभी माना जाएगा जब वो होली या मेनली उस पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। तो ये सारी 8 क्लॉज आपको पता होनी चाहिए, कम से कम क्लैरिटी होनी चाहिए इसके अंदर, याद बेशक ना हो। इसी में आगे ऊपर अगर ऊपर देखेंगे क्लॉज बी में लिखा हुआ है पर्सन आल्सो इंक्लूड्स लीगल पर्संस। एज पर क्लॉज सी द पर्संस हु आर एसोसिएटेड इन द बिजनेस ऑफ वन अनदर in that one is the sole agent or sole distributor or sole concessionaire, however described of the other shall be deemed to be related person। तो मतलब अगर एक सोल एजेंट है दूसरे का या सोल डिस्ट्रीब्यूटर है दूसरी पार्टी का, तो उनको भी क्या माना जाएगा, रिलेटेड पर्सन माना जाएगा। तो मेरे ख्याल सेक्शन 15(1) क्लियर है आपको। तो इसमें दो बातें समझनी है कि 15(1) में ये कहा गया कि गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई के लिए उनके लिए जो जीएसटी लगाएंगे उसके लिए उनकी वैल्यू क्या मानी जाएगी सप्लाई के लिए, तो वो वैल्यू होगी ट्रांजैक्शन वैल्यू। और ट्रांजैक्शन वैल्यू किसे कहा गया, जो प्राइस पे किया गया या पेबल है उस सप्लाई के लिए। और दूसरी बात, सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों आपस में रिलेटेड पर्सन नहीं होने चाहिए, और प्राइस ही एकमात्र कंसिडरेशन सप्लाई के लिए होनी चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो वैल्यू ऑफ सप्लाई ट्रांजैक्शन वैल्यू मानी जाएगी, प्लस अगर 15(2) की कुछ कंडीशंस एग्जिस्ट होती हैं तो उनके एलिमेंट्स को भी हमें यहाँ पर एडजस्ट करना होगा। तो 15(2) भी अभी हम समझते हैं। आगे ये बताया गया रिलेटेड पर्सन किसे कहा गया, तो इसमें एक तरह से बताया गया रिलेटेड पर्सन्स कब सप्लायर और रिसिपिएंट को माना जाएगा। फिर आगे दी गई है फैमिली की डेफिनेशन। अब हम करते हैं आगे सेक्शन 15(2) इंक्लूजन्स इन ट्रांजैक्शन वैल्यू। हमें क्या क्या ऐड करना है ट्रांजैक्शन वैल्यू में। सो व्हेन वैल्यू ऑफ सप्लाई इज असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू, द टैक्सेबल वैल्यू इंक्लूड्स सर्टेन एलिमेंट्स इन एडिशन टू प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द सप्लाई। दीज इंग्रेडिएंट्स आर एज फॉलोज। तो इसमें 5 चीज़ों को और ऐड करने के लिए कहा गया है। अगर आपने वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में पहले से ऐड नहीं किए गए, अगर आपने पहले से ऐड किए तब इनको दोबारा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें पहली आइटम है एनी टैक्सेस, ड्यूटीज, सेसिस, फीस और चार्जेस एक्सेप्ट जीएसटी। मतलब आपने एक सेल करी और उस सेल के ऊपर आपने कुछ और टैक्स या ड्यूटी जैसे एक्साइज ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी आपने दी, या कोई सेस पे किया, या कोई फीस पे की, या कोई और चार्जेस पे किए जो आपने वैल्यू में नहीं लिखा, तो वो भी आपको ऐड करना होगा। लेकिन इसके ऊपर आपने जीएसटी लगाया तो वो जीएसटी कभी भी वैल्यू का पार्ट नहीं होगा, और अगर वो आपने ऐड कर रखा है तो उसको आपको हटाना होगा। सेकेंड इज एनी पेमेंट्स मेड टू थर्ड पार्टीज बाय द रिसिपिएंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर इन रिलेशन टू द सप्लाई। अब क्या होता है कि कई बार आपने गुड्स को मंगाया और उसके लिए पैकिंग करानी थी, वो पैकिंग स्पेशल तरीके की थी, तो रिसिपिएंट ने कहा कि आप इस थर्ड पार्टी से इसकी पैकिंग कराइए और फिर गुड्स को हमें भेजिए, और उस थर्ड पार्टी को रिसिपिएंट ने डायरेक्ट पेमेंट कर दी। तो उस केस में वो जो पेमेंट की गई है थर्ड पार्टी को, वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड की जाएगी। देन थर्ड इज incidental expenses such as commission and packing charged by the supplier or anything else done by the supplier in relation to the supply at the time of or before the delivery of goods or supply of services। तो थर्ड पार्ट को एक बार दोबारा से कर लेते हैं। The incidental expenses such as commission and packing charged by the supplier or anything else done by the supplier in relation to the supply
एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और बिफोर द डिलीवरी, तो वो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस को भी ऐड किया जाएगा। देन फोर्थ इज इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टीज, अगर कुछ चार्ज किया सप्लायर ने, फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर एनी सप्लाई, तो वो भी हम ऐड करेंगे। फिफ्थ पॉइंट में एनी सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस एक्सक्लूडिंग सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, तो अगर कोई सब्सिडी मिली है सप्लायर को और वो सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं दी, किसी और ने दी है, तो वो सब्सिडी भी प्राइस के अंदर ऐड की जाएगी। तो ये 5 चीजें हैं जो कि आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड करनी है। अब इनके ऊपर एग्जांपल्स कर लेते हैं। पहले 9.1 है ट्रीटमेंट ऑफ म्युनिसिपल एंड अदर टैक्सेस। द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स वाज 40,000 एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। म्युनिसिपल टैक्सेस ने, म्युनिसिपल अथॉरिटी ने टैक्स लेवी किया 2,000 रुपये का, और सीजीएसटी जो था, एसजीएसटी जो था वो था 18%, और अभी 18% किस वैल्यू पे लगाएंगे, 40,000 पे, या इसमें 2,000 भी जोड़ेंगे। तो एनी टैक्स हमने देखा 15.2 में पहला पॉइंट था कि एनी टैक्स सेस लेविड अदर देन जीएसटी, तो वो हम ऐड करेंगे। तो ये 40,000 की वैल्यू नहीं मानी जाएगी, ये हो जाएगी 42,000 की वैल्यू, और 18% जीएसटी 42,000 पर 42,000 पर लगेगा। नाउ 9.2 सेक्शन, एग्जाम्पल, पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। Chitra Advertises conceptualized and designed the advertising campaign for a new product launched by the HLL for a consideration of 8 lakhs. Chitra Advertisers had to pay 40,000 to Masoom Limited. It is also agreed between the parties that HLL will discharge this 40,000 liability of Chitra Advertisers. The price of 8 lakhs has been agreed upon after consideration of this additional payment to be made by HLL directly to Masoom Limited on behalf of Chitra Limited. तो इसका मतलब 8 लाख तो चित्रा ने खुद लिए और 40,000 रुपये उसने मासूम लिमिटेड को दिलवाए। तो इस केस में जो उसने 40,000 रुपये दिलवाए हैं उसको, वो भी 15.2 के अंदर थर्ड पार्ट के अंदर आपका ऐड किया जाएगा कि जो पेमेंट्स सप्लायर ने करवाई हैं थ्रू थर्ड पार्टी टू थर्ड पार्टीज थ्रू द रिसिपिएंट। तो इस केस में वैल्यू सप्लाई होगी 8,40,000। अब हम करते हैं 9.3 incidental expenses. Arun of Delhi supplied 50 tons of chemical to Barun of Kolkata at the rate of 4,000 per ton. Besides, he charged freight 16,000, packing charges 7,000, weighing charges 2,500, and inspection charges 8,000. So, as per section 15(2), subsection 2 and clause 3, the incidental expenses are also included in the value of supply. तो इसमें जो फ्रेट पे किया, जो पैकिंग चार्जेस पे किए, जो वेइंग चार्जेस पे किए, जो इंस्पेक्शन चार्जेस पे किए, वो सब के सब वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ा जाएगा। मतलब ये सारे खर्चे तो किए सप्लायर ने और ये सारे खर्चे करके वो रिसिपिएंट से उसने रिकवर कर लिए, तो ये सभी वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर जोड़ा जाएगा। और वैल्यू ऑफ सप्लाई उसके बाद आप देख सकते हैं बढ़ गई। Then we come to subsidy linked to price. Chaya Enterprises quoted the price of 66,000 for sale of machine. The Chaya Enterprises has received a subsidy on sale of such goods from government at 4,000. Benefit of this subsidy has been passed by supplier in the above price of 66,000. As per section 52, this subsidy will not be added in the value as it has been received from the government. Therefore, the value of supply will remain 66,000. If this subsidy has been received from a non-government agency like from any charitable organization, then such subsidy will be included in the transaction value. Then value of supply then will be 70,000.
तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो इसमें हमने देखा 5 चीज़ें हैं जो कि हमें ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर ऐड करनी है। नंबर 1 आप याद रख सकते हैं टैक्सेस। नंबर 2 पेमेंट टू थर्ड पार्टीज ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। नंबर 3 incidental expenses like commission and packing. Number 4 interest, late fee and penalty for delayed payment. And number 5 any subsidy directly linked to the price other than government subsidy। तो ये 5 चीज़ें आपको याद रखनी है।